Hi friends, welcome back to my YouTube channel योद्धा नर्सिंग क्लासेस। सो टुडे इज टॉपिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो देखिएगा, हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम को देखते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसके नाम में ये यानी कि नेफ्रॉन के अंदर कोई ना कोई दिक्कत होना। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले आप ये देखिएगा कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमें किससे बोलेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप सभी ने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जरूर देखी होगी और आपको पढ़ाया भी था एनाटोमी में। ये हमारी क्या है, एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बना। देखिए, ब्लड सप्लाई कौन करती है? रीनल आर्टरी करती है। अरे बिल्कुल ठीक बात, रीनल आर्टरी करती है। बट रीनल आर्टरी आगे डिवाइड होती होती किसके अंदर आएगी? ये आएगी एफरेंट आर्टीरियोल के अंदर। किसके अंदर? एफरेंट आर्टीरियोल के अंदर। एफरेंट आर्टीरियोल के अंदर आई और इफरेंट आर्टीरियोल से निकल गई। किससे निकल गई? इफरेंट आर्टीरियोल से। ठीक है, जब ये ब्लड लेकर आई कौन? एफरेंट आर्टीरियोल। एक क्या बनेगा? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनेगी, यानी कि एक गुच्छा बनेगा कैपिलरीज का। जो कैपिलरीज का गुच्छा बन रहा है इसी को हमने क्या बोला? ग्लोमेरुलस। ये चीजें क्लियर है आपको? एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेकर आई और यहां पर कैपिलरीज का क्या बनाती है? गुच्छा, यानी कि मैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती है, जिसको हमने क्या बोल दिया? ग्लोमेरुलस। ठीक है, और यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? ये जो बोमन कैप्सूल, ये स्ट्रक्चर कौन सी हमारी? बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल। पहले मैं आपको इसकी थोड़ी एनाटॉमी बता रहा हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो। और यहां पर ये बोमन कैप्सूल, यहां पर क्या प्रेजेंट होती है? यहां पर हमको हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। कौन सी मेम्ब्रेन? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा सर, बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या होगा? तो देखिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर यहां पर पाए जाते हैं पोर्स। क्या पाए जाते हैं? पोर्स, यानी कि यहां पर छिद्र मिलेंगे। मैं लिख देता हूं, देखिएगा, पोर्स। ये पोर्स क्या काम करते हैं? ये पोर्स जो ब्लड DFR जो छन रही है उसको छानने का काम करते हैं। यहां से क्या छनती है? ब्लड। उसको हमने क्या बोला? GFR। इतना क्लियर है भाई सभी को? एफरेंट आर्टीरियोल आई, यहां पर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना है जिसको हमने बोला ग्लोमेरुलस, और इफरेंट आर्टीरियोल निकल गई। इफरेंट आर्टीरियोल आगे जाकर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज फिर आगे रीनल वेन में जुड़ जाएगी। तो ये तो था इसका ब्लड फ्लो। और जो यहाँ पर कैपिलरीज बन रही थी इसको मैंने बोला ग्लोमेरुलस। और जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस के जस्ट नीचे, इसको बोला बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल पर यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होते हैं पोर्स, जो ऊपर से ब्लड छन रहा है उनको छानने का काम करते हैं। बट यहाँ पर सब कुछ छन जाएगा, जैसे वाटर हो गया, ब्लड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। बट क्या नहीं छनता? यहाँ पर ब्लड सेल्स नहीं छनती। क्या नहीं छनती? ब्लड सेल्स, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? हमारी RBC होती है, WBC, प्लेटलेट्स। ये यहां पर नहीं छनती। इसके साथ साथ क्या नहीं छनता? इसके साथ साथ नहीं छनते प्रोटीन। क्या नहीं छनते? प्रोटीन। मेनली मैं बात कर दूं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये मेन प्रोटीन है। ठीक है, ये इसके अंदर छनते नहीं है। सर ये क्यों नहीं छनते? जब सब कुछ छन रहा है तो इनको भी छन जाना चाहिए। अरे ये इसलिए नहीं छनते क्योंकि इनका डायमीटर ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? जो पोर्स हैं इनसे ज्यादा डायमीटर होता है इनका, इसलिए ये पोर्स से पास आउट नहीं हो पाते, यानी कि पोर्स से छन नहीं पाते, इसलिए ये इसके अंदर नहीं छनते। बट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा? किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी कोज की वजह से जो ये पोर्स हैं, क्या है? पोर्स, इनका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि मैं बोलूं तो पोर्स का साइन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा साइज। किससे ज्यादा हो जाएगा साइज? इनका जो प्रोटीन है इससे ज्यादा साइज हो जाएगा। इससे ज्यादा होने का मतलब तो यह है कि सर प्रोटीन छन जाएगी। बिल्कुल छन जाएगी। RBC छन जाएगी क्या? बिल्कुल छन जाएगी। तो यहां पर अब ब्लड यूरिन के साथ क्या आएगा? नीचे क्या छन जाएगी? प्रोटीन छन जाएगी। कौन छन जाएगी? प्रोटीन। ये प्रोटीन आगे होती हुई अंदर मिल जाएगी यूरिन के अंदर। फिर क्या कॉज करेगी?
ये प्रोटीन यूरिया, यानी कि कहीं ना कहीं यूरिन के साथ साथ प्रोटीन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये था नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसके अंदर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं डैमेज देखने से ये पोर्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। ग्लोमेरुलस के अंदर कहीं ना कहीं डैमेज होने से पोर्स का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पोर्स का साइज इंक्रीज होने से प्रोटीन और ब्लड वेसल्स हमारी क्या है, सॉरी ब्लड सेल्स क्या है, छन जाएगी। तो कहीं ना कहीं यूरिन के साथ साथ हमको प्रोटीन देखने को मिलेगा, यूरिन के साथ साथ हमको ब्लड देखने को मिलेगा। प्रोटीन के साथ साथ यूरिन के साथ साथ ब्लड देखना, यानी कि मैं कहूँ तो यूरिन के साथ साथ ब्लड देखने को मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीमेटोयूरिया। और यूरिन के साथ साथ हमको प्रोटीन देखने को मिल रही है तो उसको मैंने बोला प्रोटीन यूरिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आई आप सभी को, क्लियर है। अब मैं इसकी डेफिनेशन देखता हूं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए ग्रुप ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या बोला, ग्रुप ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि मैं समझिएगा आप, जो सिंड्रोम है, सिंड्रोम का मतलब होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम, यानी कि कहीं ना कहीं एक से ज्यादा सिम्टम देखने को मिलेंगे हमको इसके अंदर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, अरे भाई जब प्रोटीन यूरिन के साथ आ रहा है तो प्रोटीन यूरिया हो गया। प्रोटीन यूरिया होने से बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रोटीन बॉडी के अंदर एक बहुत ही काम की चीज है। जब वो यूरिन से पास आउट हो जाएगी तो बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होने से क्या कॉज होगा, क्या कॉज होगा, हाइपोएल्बुमिनिया। हाइपोएल्बुमिनिया क्यों बोला, क्योंकि प्रोटीन मेनली कौन से छन जाएगी, एल्ब्यूमिन। इसके साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मैं बताऊंगा कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। बट एक से ज्यादा सिम्टम्स होते हैं तो उसको मैंने बोला ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जिसको हमने क्या बोल दिया, सिंड्रोम। तो वो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए ग्रुप ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि इसके अंदर एक से ज्यादा सिम्टम्स देखने को मिलेंगे ड्यू टू प्रोटीन वास्टिंग। किसकी वजह से, प्रोटीन वास्टिंग, यानी कि प्रोटीन छन गया। किससे छन गया, यानी कि जीएफआर में अब हमने प्रोटीन को भी इंक्लूड कर दिया। बिकॉज ऑफ ग्लोमेरुलर डैमेज, या तो ग्लोमेरुलस के अंदर यानी कि ग्लोमेरुलर के अंदर कोई डैमेज हो, या फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर कोई बैक्टीरिया की वजह से, या कोई कुछ भी कॉज हो सकता है जिससे क्या हो गया, प्रोटीन हमारी छन जाती है, पोर्स का साइज बड़ा हो जाता है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए ग्रुप ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू प्रोटीन वास्टिंग बिकॉज ऑफ ग्लोमेरुलर डैमेज। इसके बाद हम इसके क्या देखते हैं, इसके कोज देखते हैं। कोज देखिएगा, अब इसके आप कोज देखिएगा किन किन कारणों की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। भाई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है पेशेंट को, क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सिस्टेमेटिक रीनल डिजीज, या पेशेंट को कोई सिस्टेमेटिक रीनल डिजीज हो, जैसे क्या कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया हो, एक्यूट क्रोनिक रीनल फेलियर हो गया हो। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकती है। एलर्जिक रिएक्शन में क्या होगा, वहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होगी, उसकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। ड्रग रिएक्शन, कोई आप ड्रग ले रहे हो वो वहाँ पर रिएक्ट करे, वहाँ पर रिएक्ट करके क्या कॉज कर सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी कि कहीं ना कहीं एंटीबॉडी बनाएगी, यहाँ पे पोर्स का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कौन सा वाला, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ये कौन से ग्रुप का है, ग्रुप ए, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ये हमारे क्या है, कोज। इसके बाद आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखिएगा। पहले भाई हमने कोज देखा, हमने कारण तो देख लिया किन किन कारणों की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, लेकिन वो कारण बॉडी के अंदर कैसे इफेक्ट करेंगे, तो वो चीज़ आप पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखिएगा। ड्यू टू इन्फ्लामेशन, भाई किसी भी रीजन की वजह से बॉडी के अंदर क्या देखने को मिला हमको इन्फ्लामेशन। कहाँ पर, ग्लोमेरुलस के अंदर या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, जिससे क्या हुआ, हमारे पोर्स का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिससे क्या है, प्रोटीन छनी। तो वो ये ड्यू टू इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन हो सकता है एनी रीजन की वजह से, किसकी वजह से, एनी रीजन की वजह से। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ तो एबनॉर्मल परमिएबिलिटी ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो हमारी ग्लोमेरुलस हमने पढ़ा था, नीचे क्या था उसके, बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल पर क्या देखने को मिल रही थी हमको, बेसमेंट मेम्ब्रेन। जहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन
थी उसकी परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाती। पहले नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल परमिएबिलिटी थी, एबनॉर्मल होने से क्या हो गया, पोर्स का साइज इंक्रीज होने से वहाँ पर प्रोटीन भी छन गया, यानी कि इसका मतलब वहाँ पे उसकी जो परमिएबिलिटी थी यानी कि वो एबनॉर्मल हो चुकी है। अब उसके बाद क्या होगा, एबनॉर्मल होने से प्रोटीन फिल्टर्ड इन यूरिन, यानी कि प्रोटीन फिल्टर हो जाएगा, किसके साथ हो जाएगा, यूरिन के साथ। उसको मैंने क्या बोला, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन फिल्टर हो गया, यानी कि डिक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन, यानी कि सीरम के अंदर, ब्लड के अंदर प्रोटीन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि प्रोटीन तो यूरिया के साथ छन गया, फिल्टर हो गया, तो बॉडी से प्रोटीन, बॉडी में प्रोटीन की क्या है, कमी हो गई। कमी होने से उसको क्या बोला हमने, हाइपो एल्ब्यूमिनियम। उसके बाद क्या होगा, एल्ब्यूमिन डिक्रीज इन ब्लड वेसल्स, भाई बॉडी के अंदर, सीरम के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर प्रोटीन की कमी हो गई। प्रोटीन की कमी होने से क्या होगा, एल्ब्यूमिन डिक्रीज इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल के अंदर एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो जाएगा। एल्ब्यूमिन डिक्रीज होने से ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। मैं आपको इस थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा जब साइन सिम्टम्स बताऊंगा कि ऑनकोटिक प्रेशर क्या है और एल्ब्यूमिन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या रोल प्ले करती है जिससे ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। फ्लूइड शिफ्ट टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होने से जो फ्लूइड है, फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा किसके अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर। यानी कि मैं सीधी बात करूं तो देखिएगा, जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन ब्लड वेसल्स के अंदर प्रोटीन क्या है, प्रेजेंट होती है, और ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होता है, यानी कि फ्लूइड। मैं कहूँ तो पानी को ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड को बांधे रखने का काम, बाइंड रखने का काम कौन करती है, प्रोटीन करती है। अगर प्रोटीन ब्लड वेसल से कम हो जाएगी तो फ्लूइड यानी कि पानी ब्लड वेसल्स के अंदर अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगा, अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगा तो फ्लूइड था जो ब्लड वेसल से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर, और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर आने से क्या कोज कर देगा, एडिमा। एनासार का भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एनासार का, जनरलाइज्ड एडिमा कोज कर देगा। सर ऑनकोटिक प्रेशर क्या है, अरे ऑनकोटिक प्रेशर वही है जो प्रोटीन जब फ्लूइड को बांधे रखती है ब्लड वेसल्स के अंदर, जो प्रेशर लगता है वो कौन सा लगता है, ऑनकोटिक प्रेशर। तो ये इसकी क्या थी, पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद इसके साइन सिम्टम्स देखिएगा। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स को समझिएगा। पहला साइन एंड सिम्टम्स आता है हमारा प्रोटीन यूरिया, यानी कि यूरिया के साथ साथ प्रोटीन का आना। मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बताया था, जो हमारा ये ग्लोमेरुलस है, ये क्या है हमारा, ग्लोमेरुलस। और यहाँ पर जो ये बोमन कैप्सूल है, यहाँ पर क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर क्या थे, पोर्स थे। ये पोर्स का साइज इंक्रीज हो जाने से यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स और प्रोटीन नहीं छन रहे थे अब वो छन जाएंगे, यानी कि जो यहाँ पर ब्लड छन रहा था उसको हमने क्या बोला, GFR। अब इस GFR के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन भी देखने को मिलेगी। जब प्रोटीन ब्लड के साथ छन जाएगी, यानी कि यूरिया के अंदर जब प्रोटीन आएगा तो उसको हमने बोला प्रोटीन यूरिया, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरा साइन सिम्टम्स आता है हमारा हाइपो एल्ब्यूमिनिया। क्या आता है, हाइपो एल्ब्यूमिनिया। हाइपो एल्ब्यूमिनिया का मतलब क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो गई, किसके अंदर कमी हो गई, बॉडी के अंदर कमी हो गई। अब ये प्रोटीन जो छन गया हमारा, क्या है, प्रोटीन छन गया, प्रोटीन विद यूरिन, यानी कि ये प्रोटीन अब कहाँ से आने लग गया, अब ये यूरिन के साथ साथ प्रोटीन आने लग गया। यानी कि प्रोटीन तो बहुत काम की चीज़ है बॉडी के अंदर, क्या है, काम की चीज़ है, जो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड को मेंटेन रखती है। जब वही कम हो जाएगा, यानी कि मैंने सीधा बोला हाइपो एल्ब्यूमिनिया, बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एडिमा। एडिमा कैसे होगा, जब देखिएगा भाई, ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल, ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स। अब इस ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्या भरा हुआ है, इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है ब्लड वेसल्स के अंदर। अब ये फ्लूइड बाहर भी जा सकता है और अंदर भी आ सकता है, यानी कि ये फ्लूइड मेंटेन रहता है, क्या रहता है, मेंटेन रहता है। अब इसको मेंटेन रखने का काम कौन करती है, प्रोटीन करती है। कौन करती है, प्रोटीन। प्रोटीन बाइंड होती है, किसके साथ बाइंड होती है, फ्लूइड के साथ। कौन से फ्लूइड के साथ, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसके साथ साथ क्या होती है, प्रोटीन बाइंड होती है। जब ये प्रोटीन और बाइंड होगी तो ये प्रेशर जो लगता है उसको कौन सा प्रेशर बोलते हैं, ऑनकोटिक
प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर भी मेंटेन रहता है। बट जब ये प्रोटीन यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगी, जब ये यूरिन के साथ चली जाएगी यानी कि जीएफआर के अंदर छन जाएगी, तो यहाँ से प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ये प्रोटीन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी कि प्रोटीन डिक्रीज हो गया। प्रोटीन डिक्रीज होने को ही मैंने क्या बोला, हाइपो एल्ब्यूमिनियम। जब ये प्रोटीन डिक्रीज हो गई यानी कि ये फ्लूइड अब प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं रहा, क्या नहीं रहा, प्रोटीन के साथ फ्लूइड बाइंड नहीं रहा, तो ये फ्लूइड क्या होता है, बाहर आ जाता है सेल से। क्या आ जाएंगे, वेसल से ये फ्लूइड बाहर आ जाएंगे। ये फ्लूइड बाहर आ गया, देख क्यों आ गया, क्योंकि प्रोटीन नहीं रही तो इनको बाइंड नहीं कर पाई। अब ये यहाँ पर आके क्या कॉज करेगा, एडिमा। ये कौन सा स्पेस है, ये बाहर है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, इसके अंदर आ गई, कौन आ गया, फ्लूइड, और यहाँ पर आने से क्या कॉज होगा, एडिमा। ये एडिमा कौन सा वाला एडिमा है, जनरलाइज्ड एडिमा, जिसको हमने बोला एनासार का, क्या, एनासार का। तो क्लियर हुआ, प्रोटीन यूरिया, हाइपो एल्ब्यूमिनियम और एडिमा, एनासार का, या फिर मैं इसको बोलूँ जनरलाइज्ड एडिमा। उसके बाद देखने को मिलता है हाइपरलिपिडीमिया। अब हाइपरलिपिडीमिया कैसे देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ भी आप देखिएगा। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब होता है लिपिड ज़्यादा होना, क्या होना, लिपिड ज़्यादा होना। तो देखिएगा ये हमारा क्या है, लीवर, क्या है, लीवर। लीवर के अंदर कौन स्टोर होता है, लीवर के अंदर स्टोर होता है लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन को अगर आप तोड़ के देखिएगा, तोड़िएगा इसको, तो किसके अंदर टूटेगी, लिपिड प्लस प्रोटीन के अंदर। अब हमने इस प्रोटीन की तो कमी कर दी, प्रोटीन तो हमारा क्या है, ऑलरेडी कम हो गया, क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन चला गया, प्रोटीन वास्टिंग में, यानी कि कहीं ना कहीं जीएफआर में छन गया, तो यानी कि ये उतना नहीं रहा जितना था। अब ये उतना नहीं रहा जितना था, अब ये किसको अकेला छोड़ गया, लिपिड को अकेला छोड़ गया, अपने साथी को अकेला छोड़ गया, इसने धोखा कर दिया, किसके साथ, लिपिड के साथ। अब ये धोखा कर गया, बेचारा अकेला रह गया, यानी कि कहीं ना कहीं जब ये साथ थे तो बात कुछ और थी, जब दो लोग साथ होते हैं तो बात कुछ और होती है, जब छोड़ जाते हैं तो कुछ और होती है, यानी कि ये तो कमी हो गई इसकी। तो अब इसका बॉडी के अंदर लेवल बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अब इसका साथ छोड़ दिया इसने, तो ये जब ये बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा तो इसको हमने क्या बोला, हाइपरलिपिडीमिया, क्या बोला, हाइपरलिपिडीमिया। अब ओलिगोयूरिया हो गया, ओलिगोयूरिया क्यों हो गया, ओलिगोयूरिया एडिमा की वजह से हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं सारा खेल प्रोटीन का है। प्रोटीन नहीं छनता तो ये कुछ भी देखने को नहीं मिलता, प्रोटीन छन गया, प्रोटीन छनने से ब्लड वेसल्स के अंदर प्रोटीन की कमी हुई, जिसको हमने बोला हाइपर एल्ब्यूमिनियम, उसकी वजह से ही एडिमा हुआ, क्योंकि प्रोटीन बाइंड नहीं कर पा रहा था फ्लूइड को, बाइंड नहीं करने से फ्लूइड उछल के बाहर गया, उछल के बाहर जाने से एडिमा बन गया बाहर। अब जब ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड जितना चाहिए था उतना है ही नहीं, तो ओलिगोयूरिया यानी कि कहीं ना कहीं यूरिन आउटपुट तो ऑटोमेटिक घटेगा कि नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा। ओलिगोयूरिया किसको बोलते हैं आप, खूब बता दिया, अब तो याद हो गया होगा, जब यूरिन आउटपुट कम हो जाए 400 ml से पर डे, तो उसको क्या बोले, ओलिगोयूरिया। अच्छा, एन्यूरिया किसको बोलते हैं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एन्यूरिया जब यूरिन आउटपुट घट जाए, किससे घट जाए, लेस देन 100 ml से, तो ओलिगोयूरिया। एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा पेशेंट को, कहीं ना कहीं डार्क यूरिन कलर क्यों देखने को मिलेगा, डार्क यूरिन कलर इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि प्रोटीन छन रही है और कुछ मात्रा में आरबीसी भी छन जाती है। आरबीसी का कलर कैसा होता है, डार्क कलर की देखने को मिलती है, इसकी वजह से ही डार्क यूरिन आएगा। इसके साथ साथ आप इसके साथ और साइन सिम्टम्स जोड़ सकते हो, जैसे क्या, पेशेंट के अंदर प्रोटीन कमी होने से सीधी सी बात है कि पेशेंट को क्या है, प्रोटीन की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी होने से पेशेंट के रिगार्डिंग फटीग देखने को मिलेगी, नोजिया, वोमिटिंग, तो ये साइन सिम्टम्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप प्रॉपर नोट्स भी कैरी कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो आप साथ साथ क्लास के, ठीक है। और साइन सिम्टम्स आप जो एक्स्ट्रा है, नॉर्मल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नोजिया, वोमिटिंग और फटीग, ये साइन सिम्टम्स आप ऐड कर सकते हो। मैं मेन साइन सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ। आई होप आप सब कोई क्लियर हुए होंगे, प्रोटीन यूरिया कैसे हुआ, हाइपो एल्ब्यूमिनिया कैसे हुआ, एडिमा कैसे हुआ, हाइपरलिपिडीमिया कैसे हुआ, ओलिगोयूरिया कैसे हुआ, एन्यूरिया कैसे हुआ, डार्क यूरिन कलर का कैसे देखने को मिला। लिपोप्रोटीन स्टोर होता है किसके अंदर, लीवर के अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं लिपिड बढ़ गया, यानी कि मैं सीधा बोलूँ तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कहीं ना कहीं बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया। अब अगर आप डाइट की बात करोगे तो प्रोटीन को, ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, कम देना पड़ेगा डाइट में, कैसा देना पड़ेगा, कम। चलो इसके बाद हम इसके डायग्नोस्टिक इवोल्वेशन की बात करते हैं, इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो देखिएगा,
डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या है? डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन का मतलब होता है कि जिससे हम पेशेंट को डायग्नोस कर सकें, उसको पता करें क्या इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या नहीं। तो यूरिन एनालिसिस आएगा, ब्लड टेस्ट आएगा, ईसीजी आएगा। यूरिन एनालिसिस के अंदर क्या करेंगे? अरे हम प्रोटीन यूरिया को असेस करेंगे कि पेशेंट को कहीं ना कहीं यूरिन के साथ साथ प्रोटीन तो देखने को नहीं मिल रहा है। उसके साथ साथ ब्लड टेस्ट आएगा। ब्लड टेस्ट के अंदर क्या देखेंगे? ब्लड यूरिया का नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन लेवल, ये सारी चीज़ें हम ब्लड टेस्ट के अंदर देखेंगे। WBC काउंट, RBC काउंट। और ECG के अंदर हम रीनल को स्कैन करेंगे, कहीं ना कहीं रीनल किडनी के अंदर कोई दिक्कत कोई स्टोन वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है। उसके बाद मैं मैनेजमेंट की बात करता हूँ। तो पहला मेरा था मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर यानी कि मेडिसिन से अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं, पेशेंट को क्या क्या ड्रग्स देकर हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम को मैनेज कर सकें। तो सबसे पहले आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की जरूरत क्यों पड़ी? अरे एंटीबायोटिक की जरूरत इसलिए पड़ी, मान के चलिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपको किसकी वजह से हुआ है? बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हुआ है। तो वहाँ पर एंटीबायोटिक चलानी पड़ेगी, यानी कि कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के अगेंस्ट में दी जाने वाली ड्रग्स कौन सी है? एंटीबायोटिक्स। लीवोफ्लॉक्सेसिन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्यों दे रहे हैं सर? कोर्टिकोस्टेरॉइड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको प्रोटीन यूरिया को क्या है? कम करना है। जो प्रोटीन यूरिया यानी कि यूरिन के साथ साथ जो प्रोटीन आ रहा था उसको कम करने के लिए हम क्या देंगे? कोर्टिकोस्टेरॉइड। इसके अंदर मैं एग्जांपल दूँ तो प्रेडनिसोन। अच्छा, प्रेडनिसोन का वैसे मेन काम को अगर देखें, प्रेडनिसोन का काम क्या है? तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। कैसी है? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी कि कहीं ना कहीं ये इन्फ्लामेशन को कम करती है। बट इन केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में क्या करेगी? ये डिक्रीज करेगी किसको? प्रोटीन यूरिया को। क्या करेगी? डिक्रीज करेगी प्रोटीन यूरिया को। प्रोटीन की वजह से तो सारी महाभारत हो रही थी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, इसको कम कराना है। प्रेडनिसोन बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमको डायूरेटिक्स। सर डायूरेटिक्स क्यों देंगे? अरे डायूरेटिक्स इसलिए देंगे क्योंकि पेशेंट को क्या है? ओलिगोयूरिया हो रहा है कहीं ना कहीं। ओलिगोयूरिया होने से और पेशेंट के अंदर प्रोटीन की भी कमी है, जिससे जो फ्लूइड है वो क्या को फ्लूइड्स की वजह से क्या हो रहा है? एडिमा देखने को मिल रहा है। तो उनको एडिमा को कम करने के लिए डायूरेटिक्स देंगे। लेसिक्स हो गई, जैसे स्पाइरोलैक्टोन हो गई, ये सब क्या है? डायूरेटिक्स की कैटेगरी में आती है। तो इसके बाद हम इसके डाइटरी मैनेजमेंट को देखते हैं कि पेशेंट को, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट को कौन कौन सी डाइट हमको देनी चाहिए, कौन कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। तो अब इसके डाइटरी मैनेजमेंट की अगर हम देखें तो डाइटरी मैनेजमेंट में हमको कौन कौन सी डाइट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट को देनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो प्रोवाइड लो सोडियम डाइट, यानी कि कहीं ना कहीं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट की डाइट के अंदर सोडियम का लेवल कम रखना है। सर कम क्यों रखना है? सोडियम को कम क्यों देना है? ज़्यादा दे दे तो क्या दिक्कत होगा? अरे एक तो वैसे ही पेशेंट को क्या है? एडिमा हो रहा है, और आप ज़्यादा ही सोडियम दोगे तो उसको एडिमा ज़्यादा कराओगे। तो हमको पेशेंट को लो सोडियम डाइट रखनी है। प्रोवाइड लो फैट डाइट। सर फैट को लो क्यों रखें? फैट को लो रखने का रीज़न क्या है? फैट को लो इसलिए रखना है क्योंकि बॉडी से अंदर प्रोटीन की क्या है? कमी हो रही है। और मैंने आपको बताया था लीवर के अंदर लिपोप्रोटीन स्टोर होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन। जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो लिपिड का यानी कि कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। तो एक तो बॉडी के अंदर वैसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आप और ज़्यादा दे दोगे, तो इसलिए हम पेशेंट को लो कोलेस्ट्रॉल डाइट देते हैं। उसके बाद लो प्रोटीन डाइट, बिल्कुल लो प्रोटीन डाइट। प्रोटीन यूरिया हो रहा है, आप दिए जा रहे हो प्रोटीन को, और प्रोटीन बॉडी से बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो प्रोटीन बाइंड बहुत कम हो पाएगा फ्लूइड से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या देखने को? मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, यानी कि इनटेक एंड आउटपुट पेशेंट का है उसको मॉनिटर करेंगे, उसका वेट को असेस करेंगे। और वेट को असेस क्यों करेंगे? अरे जब एडिमा होता है तो वेट पेशेंट को क्या है? गेन होता है, तो देखेंगे कि ज़्यादा गेन तो नहीं हो रहा है या फिर लॉस तो नहीं हो रहा है। वाइटल को असेस करेंगे, आप इसको लैंग्वेज में बनाकर लिख देना पूरा। कीप लाइंस ड्राई एंड रिंकल फ्री, जो उसको सीट प्रोवाइड कराएंगे वो रिंकल फ्री होनी चाहिए। उसके बाद प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये सारे क्या है? नर्स के एक रोल है। प्रेस्क्राइब ड्रग प्रोवाइड, यानी कि डॉक्टर के द्वारा जो ड्रग प्रेस्क्राइब की गई है हमको वो देनी है पेशेंट को। और अदर्स के अंदर आप और जो आपको याद आए अच्छे से पॉइंट वो आप नोट डाउन कर सकते हो। ये हमारे क्या है? नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि एज ए नर्स आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट को कैसे मैनेज करोगे, यानी कि उसको कैसे हैंडल करोगे, आपका क्या दायित्व बनता है, आप कौन कौन सी केयर देकर पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट पर अपना रोल प्ले कर सकते हो। तो ये था हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आपको रहती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको नोट डाउन कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह योद्धा नर्सिंग क्लासेस से जुड़े रहे। थैंक यू।